बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मई है और दिन है हफ्ते का। कल एक तकरीर हुई और उस तकरीर को हुए 30 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन 30 घंटों में अभी तक पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से किसी तरह की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। और मैंने इस हवाले से ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान में ये तासुर मजबूत होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज हो, पाकिस्तान की ISI हो, जो इनको गालियाँ देगा, चाहे वो PDM हो, चाहे वो PMLN हो, चाहे वो हामिद मीर हो, जो इनको गालियाँ देगा उसके सामने उसको ये ज़्यादा इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे, उसका ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। और यही वजह है कि 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद हामिद मीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने कहा क्या हामिद मीर ने, वो मैं भी आपको आगे चल के सुनाता हूँ। लेकिन जो मैंने तासुर की बात की कि देखें, नून लीग ने, PDM ने फ़ौज को गालियाँ देना शुरू की, फिर हाफिज़ाबाद में या पता नहीं कहाँ पर नून लीग के एक शहर के भी नहीं, कोई यूनियन कौंसिल लेवल के रहनुमा ने खड़े होकर आर्मी चीफ़ को गलीज़ गालियाँ बकीं। उसके बाद आप देख लें महमूद खान नचकज़ई क्या कहते रहे आर्मी चीफ़ को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान फ़ौज के जवानों को। अख्तर मेंगल क्या कहते रहे, भारत की फ़ौज की वो तारीफ़ें करते रहे, अफ़गानिस्तान की ये लोग तारीफ़ें करते रहे, और पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान का दुश्मन कहते रहे, और ऐसे बिलो द बेल्ट इल्ज़ामात लगाते रहे पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों पर, क़यादत पर नहीं, जवानों पर, कि जो इंतहाई शर्मनाक भी थे और बहुत अफसोसनाक भी थे। यहाँ तक आ गया कि जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो बाड़ लगा रहे हैं, इस बाड़ को उठा के फेंक देंगे। उस बाड़ के लगाने में पाकिस्तान के जवानों का खून शामिल है। कई जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं उस बाड़ को लगाते हुए। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ दी, पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत को गालियाँ दी। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बैठ कर कहते हैं कि फ़ौज के अंदर बड़ा दबाव था आर्मी चीफ़ पर, फ़ौज के अंदर बड़ा रिएक्शन था आर्मी चीफ़ पर कि वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जिस तरह की फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चली हुई है। मरीम ने क्या कहा वो आपके सामने, अली वज़ीर ने क्या कहा आपके सामने। और अपनी तकरीरों में जिस तरह की चीज़ें होती रहीं, मिज़ार कायद पे जो हुआ, उसके बाद आपने ISI के या फ़ौज के जो भी ज़िम्मेदारान थे उनको आपने हटा दिया, लेकिन मिज़ार कायद की तौहीन करने वाले और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करने वाले, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आप आ जाएँ जनाब हामिद मीर पर। पहले मैं आपको ज़रा उनकी तकरीर सुना देता हूँ, साथ साथ बात करेंगे कि उन्होंने अपनी तकरीर में बातें क्या क्या की हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा। फिर आगे चल के मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने तकरीर क्या की, और उस तकरीर पर अभी तक कोई भी जो है वो रिएक्शन हमें इदारों की जानिब से नज़र नहीं आता। और अगर यही आपने इसी तरह से खामोशी इख्तियार करनी है, तो मैंने तो ट्वीट भी किया कि सत्तू इतने भी नहीं पीने चाहिए कि आप जो है वो बिल्कुल जो आपको जितनी मर्जी गालियाँ दे, इस्लामाबाद में खड़े होकर आपको गालियाँ दे और आपको धमकियां दे, और किस तरह की धमकियां दे, और किस तरह से पाकिस्तान के फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों की तौहीन करे, और भारत को कहे कि भारत अब इतना ताकतवर हो गया है कि हमारे जवान तो उनसे लड़ ही नहीं सकते, हमारी फ़ौज तो लड़ ही नहीं सकती, और हमारी फ़ौज के टैंकों को जंग लग गया है। जिस तरह अयाज सादिक ने बयान दिया, अयाज सादिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अयाज सादिक ने क्या कहा था कि आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर रही थी, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती थी। उसके बाद भारत में कितना कोहराम मचा और क्या सूरत हाल हुई, और भारत ने जो कि मीडिया ने और वो सारा उन्होंने, जो उनकी एयरफोर्स थी जो डिमोरलाइज हो चुकी थी, जो जब से पाकिस्तान ने उनके त्यारे गिराए थे, जहाज़ गिराए थे, अभिनंदन वाला वाक़या हुआ था, तब से वो उस तरह से नहीं थे। आप समझें कि वो बड़े उनको नुकसान हुआ और पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी अल्लाह ताला के फजल करम से और हमारी एयरफोर्स के जवानों की हिकमत अमली और उनकी कोशिश, मेहनत और जज्बे की वजह से। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, अब वो हमारे अयाज सादिक के क्लिप्स मीडिया पर सुनाते हैं कि देखें उनका अपना अयाज सादिक कह रहा है, जो साबिक स्पीकर रहा है, कि उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ की टांगें कहाँ पर रही थी। तो ज़रा सुनिए हामिद मीर ने कहा क्या क्या है, क्योंकि आपने छोटे छोटे क्लिप्स तो सुने हैं, मैं ज़रा उनकी पूरी तकरीर आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो शायद लग रहा हो कि मुझे तो गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा, और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो, जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। अच्छा, ये हामिद मीर का पुराना तरीका वारदात है। मैं आपको, क्योंकि मैं इन पे बहुत ज़्यादा वीडियोस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, हमेशा ऐसे बात करते हैं, फ़लाँ मीटिंग में फ़लाँ ने फ़ोन किया। भाई आपके पास कौन सा सिस्टम था कि आपके पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग आ गई है? और अगर आपको पता है कि किसने किसको फ़ोन करते हुए ये कहा है, तो आप नाम क्यों नहीं लेते कि फ़लाँ ने फ़लाँ को फ़ोन करते हुए ये बात कही है? और आप कह रहे हैं मीटिंग, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ISI पर, आप फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि आपको ISI की अंदरूनी मीटिंग्स का अहवाल भी पता है, आपको फ़ौज के अंदरूनी मामलात का भी पता है, उनकी मीटिंग्स का भी पता है, और फ़ौज भी
ऐसी फौज है और वो ऐसे ISI है कि पहले वो जाते हैं वहाँ पे मारने, तो वहाँ जाके अपना तारुफ कराते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ISI से आए हैं। शुक्र है ये नहीं कहा कि उन्होंने मुझे विजिटिंग कार्ड भी अपना दिया था, लेकिन वो पता नहीं इधर उधर हो गया। और उसके बाद फिर वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि देखो हमने मारा है। और उन मीटिंग्स का फिर हामिद मीर साहब को पता भी चल गया है। हमेशा से इनसे जब भी इस तरह की सवाल होता है तो बात होती है, अभी मैं यहाँ से उठ के आ रहा हूँ, मुझे बात पता चली है, अभी मुझे नून लीग वाले फ़ोन करके इन्होंने ये बताया, अभी मुझे फलां ने ये बताया, अभी वो तहरीक इंसाफ के वजीर जो हैं, हुकूमत के वजीर, वो मुझे फ़ोन कर करके मुझसे पूछ रहे हैं। ये इनका जो भी प्रोग्राम उठा के देखेंगे, अपना नहीं, कैपिटल टॉक नहीं, जिस प्रोग्राम में एज एनालिस्ट बैठे होते हैं उस प्रोग्राम में हमेशा से इस तरह की फर्जी बातें करते हैं। जो बात उन्होंने करनी होती है बेसिकली उसको ये कहते हैं कि मेरे पास अंदर की खबर है, ये बताने के लिए, और कहानी बनाते हैं। जो फौत हो जाता है उसके ऊपर लिख देते हैं उसने मुझे ये बताया था, और वो सारे मामला। तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है मैं तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था, नहीं लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। लड़की वो कह रहे हैं कि जो बताया जाता है ना कि असद तूर का लड़की वाला मामला था, तो हामिद मीर कहते हैं कि लड़की की माँ है जनरल रानी, और जनरल रानी जो है उसका ताल्लुक है आर्मी चीफ के साथ, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ। तो इस तरह के बिलो द बेल्ट चीज़ें, हालांकि फौज ने तो कहीं पे भी ISI के किसी बंदे ने, फौज के किसी बंदे ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये इसको असद तूर को लड़की के भाइयों ने मारा है, ये वो फौज का तो ऐसा कोई मौक़िफ़ कहीं पे भी नहीं आया। आगे सुने। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक जल्दी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ, पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इजराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोली। अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो कह रहे हैं कि फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ़ौज मीटिंग्स में बैठ के मैकाइल करती है इसराइल के हवाले से, खैर बड़ा अच्छा हुआ है जो लोग हामिद मीर को बड़ा बुलाते हैं मीटिंग्स में और बड़ा इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी अच्छा हुआ है। उन्हीं को पड़ गए हैं और उन्हीं का इलाज कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को बहुत शौक़ है हामिद मीर और इस तरह के लोगों को बुलाने का, समझ नहीं आती। पहले इन लोगों के बारे में कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आसिफ गफूर साहब बहुत से लोगों के ट्विटर अकाउंट भी दिखाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और फिर उसी हामिद मीर को इस तरह के किरदारों को इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग्स में बिठाया जाता है कि हाँ जी हम आपको बताते हैं, और फिर वो ब्रीफिंग्स के हवाले से अब उससे मनसूब जो भी बात कर रहे हैं। हालांकि जब ये इसराइल को तस्लीम करने वाली बात थी तो जितने भी फ़ौज से मुतल्लिक़ लोग थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा हमारी वही पॉलिसी है जो इमरान खान किया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अगर फ़ौज ने बयानिया बनवाना होता तो फिर आप तो कहते हैं कि मीडिया जो है वो इतना कंट्रोल्ड है कि फ़ौज के खिलाफ बात ही नहीं हो सकती, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि फ़ौज चाहती थी कि हम इसराइल के हक़ में बयानिया बनाएं, लेकिन क्योंकि मीडिया आज़ाद है, क्योंकि मीडिया ने इसराइल के खिलाफ बात की है, तो इसलिए फ़ौज जो है वो आप साफ़ी में हमले कर रही है। तो आप तो अपने ही बयानी को गलत साबित कर रहे हैं ये कहकर कि मीडिया फ़ौज के हुक्म के बावजूद कि इसराइल के हक़ में बयानिया बनाओ, मीडिया तो ऐसा नहीं कर रहा, मीडिया तो कह रहे हैं इसराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका अपना बयानिया ये गलत साबित हुआ, जिसमें आप कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके कंट्रोल में है सारा मीडिया। यहाँ तो आप कह रहे हैं मीडिया आज़ाद है और फ़ौज की भी नहीं सुन रहा, फ़ौज के भी खिलाफ बात कर रहे हैं। तो आगे सुनिए। मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों तुम हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा,
और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूँ, यास्मा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीर जहांगीर भी गद्दार है, तायरा अब्दुल्ला भी गद्दार, हम सारे गद्दार हैं, क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जना को गद्दार कहा था। तो जो अच्छा, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ़ौज ये कहती है कि हम अब भारत से नहीं लड़ सकते और हमारे टैंकों को जंग लग गया, तो इसलिए हम भारत से सुलह करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के जवानों की तौहीन है, पाकिस्तान के शोहदा की तौहीन है, उनके खून की तौहीन है, उनकी फैमिलीज़ को अज़ियत देने वाली बात है कि जिन्होंने जानें कुर्बान की LOC पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से लड़ते हुए और उन दहशतगर्दों को भारत की सपोर्ट हासिल रही। अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज तो लड़ ही नहीं सकती भारत के साथ। यहाँ पर आप पाकिस्तान के शोहदा की भी तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लाखों फौजी जवानों की भी तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तान के फौज के जज्बे ईमानी की भी तौहीन कर रहे हैं, पाकिस्तान की भी तौहीन कर रहे हैं, और भारत को आप बता रहे हैं कि वो बड़ा ताकतवर है और इतना ताकतवर है कि आप पाकिस्तान की फौज उससे लड़ नहीं सकती। बिल्कुल अयाज सादिक पार्ट 2, अयाज सादिक वाली बात। इस तरह की बातें करने के बावजूद अभी तक हामिद मीर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले 12 घंटों में, 14 घंटों में, 24 घंटों में कोई कार्रवाई हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम फौज को अप्रिशिएट करेंगे, इदारों को अप्रिशिएट करेंगे कि कम अज कम ऐसे लोगों को, इन लोगों का, ऐसे लोगों के कानून के मुताबिक, गैर कानूनी नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे कि उनको आप उठा लें, आप उनको गायब कर दें, आप उनको मिसिंग पर्सन कर दें। कानून के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जबान पकड़नी चाहिए और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करने वालों की जबान तो खींच लेनी चाहिए, जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बकवास करते हैं, जो पाकिस्तान के इदारों पर भौंकते हैं, जो पाकिस्तान के जवानों की तौहीन करते हैं, जो पाकिस्तान की फौज के जवानों के शहीदों के खून की तौहीन करते हैं। ऐसे लोगों को तो कोई किसी तरह का इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आगे सुनिए। मुनीर जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। ये जनाब तकरीर थी, पूरी तकरीर मैंने आपको सुना दी। इसके अलावा उन्होंने कुछ जगहों पे बात की, वो भी आप क्लिप्स देख चुके होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे आए, लेकिन ये उनकी वो गुफ्तगू थी और उस गुफ्तगू के बाद कोई मुकम्मल तौर पर खामोशी है, कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। अब आप जनाब ये देखें कि हमारे दोस्त हैं अदील वड़ाई साहब, उनके ट्वीट चले में आपके सामने उनके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा और उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हमीर नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।